जब पुलिस हार गई तो भूत ने दिलवाई कातिल से गवाही। अजीबोगरीब है यह मर्डर मिस्ट्री। अमेरिका के शिकागो में 21 फरवरी 1977 को फिलीपींस की नागरिक टेरेसिटा बाबा की अपार्टमेंट के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस और डिटेक्टिव इस केस को सुलझा नहीं पाए तो खुद टेरेसिटा की आत्मा ने अपने इंसाफ मांगा। कैसे उसने कातिल को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, देखें यह पूरी कहानी। आपको बता दें कि यह कहानी अमेरिका में ऐसे मर्डर की जिसमें पुलिस से लेकर कोर्ट तक ने माना कि इस केस को एक आत्मा ने सॉल्व किया। कानून आमतौर पर भूत पिशाच को नहीं मानता, लेकिन अमेरिका के इस केस में पुलिस ने खुद माना कि हमने इस मर्डर केस में हार मान ली थी और भूत ने ही इस केस को सुलझाया है। आइए विस्तार से जानते हैं अमेरिका की इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री के बारे में। दरअसल टेरेसिटा बासा नामक लड़की, जिसका जन्म फिलीपींस में हुआ था, स्कूल की पढ़ाई करने के बाद टेरेसिटा ने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका को चुना और माता पिता ने भी उसे अमेरिका जाने की पूरी अनुमति दे दी। फिर टेरेसा पहुंची अमेरिका के शिकागो शहर में, जहां उसने म्यूजिक के मास्टर्स की पढ़ाई की और डिग्री लेने के बाद टेरेसा ने सोचा कि सिर्फ म्यूजिक की डिग्री उसके लिए काफ़ी नहीं है और फिर उसने मेडिकल एजुकेशन की तरफ रुख किया और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के तौर पर पढ़ाई पूरी करके एक हॉस्पिटल में काम करने लग गई। साल 1977 में टेरेसिटा की उम्र 47 साल की थी, लेकिन उसने तब तक शादी नहीं की थी। हालांकि उसके कुछ बॉयफ्रेंड रह चुके थे, पर बात शादी तक नहीं पहुंची। फिर भी वह अकेले अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। वह अपनी सिंगल लाइफ से काफ़ी खुश थी। बात है 21 फरवरी 1977 की, जहां शाम के करीब 7:30 बजे टेरेसिटा ने अपने एक दोस्त रूथ राय को फ़ोन किया। बात करते करते उसने बताया कि उसके घर एक गेस्ट आने वाला है। ऐसा बोलकर उसने अपना फ़ोन काट दिया। टेरेसिटा के अपार्टमेंट से निकल रहा था धुआं। इसके करीब 1 घंटे बाद 8:30 बजे टेरेसिटा के अपार्टमेंट से धुआं निकलता दिखाई दिया। जहां पर पड़ोसियों ने यह सब देखा तो तुरंत इस बारे में सिक्योरिटी गार्ड को बताया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। यहाँ मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अपार्टमेंट में घुसकर देखा तो वहाँ आग लगी है। तुरंत आग पर काबू पाया गया। कारपोरेट पर पड़ी मिली टेरेसिटा की लाश। इस दौरान उन्होंने ड्राइंग रूम में देखा कि कारपोरेट पर एक लड़की की मृत पड़ी हुई है, जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और आधा शरीर उसका जल चुका है। देखते ही साफ हो गया कि मामला हत्या क्या है, परंतु पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को तो लगा कि शायद किसी से टेरेसिटा की हत्या कर उसे जलाने की कोशिश की है, जिससे कि आग पूरे घर में फैल गई। घर से मिला लेटर। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, बस
उसकी सीधे हत्या कर दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू की। टेरेसिटा के माता पिता भी शिकागो पहुँचे, उनसे भी पूछताछ की गई और टेरेसिटा के दोस्तों के बारे में पूछा गया। इस बीच जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें टेरेसिटा के कमरे से एक लेटर मिला। लेटर में लिखा था, गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। मामले में सामने आया एक गवाह। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि एएस कौन है। डिटेक्टिव की मदद ली गई, लेकिन फिर भी पुलिस को इस बारे में कोई सुराग नहीं मिला कि एएस कौन है। जांच करते करते कई महीने बीत गए, फिर भी पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। इसी बीच जब हत्या को 1 साल होने वाला था, तभी इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया। दरअसल जिस डिटेक्टिव मिस्टर जो एसएचयूएल को यह जांच सौंपी गई थी, उनको अपने दफ्तर में टेबल के ऊपर एक नोट पड़ा मिला। इस नोट में लिखा था, टेरेसिटा मर्डर केस में एक गवाह मिला है। गवाह का नाम था जोसे, पेशे से डॉक्टर। डिटेक्टिव फिर जोसे के पास गए और मामले के बारे में पूछा। डॉक्टर की पत्नी के अंदर टेरेसिटा की आत्मा जोसे ने बताया, मैं टेरेसिटा को नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ पिछले कुछ समय से अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। वह नींद में बड़बड़ाती है, उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। एक दिन मेरी पत्नी रेनी नींद में ज़ोर ज़ोर से कुछ बोल रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम ले रही थी और यह कह रही थी, मेरा कत्ल हुआ है और जिसने मेरा कत्ल किया है उसका नाम एलेन सोरी है। वो मेरे घर पर टीवी ठीक करने आया था, जहां उसने मुझे मारा पीटा और मेरी बेरहमी से हत्या कर दी। उसने पूरे घर का नक्शा भी बिगाड़ा ताकि मामला लूट का लगे। आप प्लीज़ इस बारे में पुलिस और डिटेक्टिव को बताओ ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। जोसे ने बताया कि इतना बोलकर मेरी पत्नी शांत हो गई। फिर मैंने भी इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया और इग्नोर कर दिया। डॉक्टर ने किया इग्नोर तो भड़की टेरेसिटा की आत्मा फिर अगले दिन फिर से रेनी रात को बड़बड़ाने लगी, लेकिन इस बार वह काफ़ी गुस्से में थी। गुस्से में वह मेरा नाम लेकर कह रही थी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे मदद मांगी और तुमने इसे इग्नोर किया। मेरी मदद करो, नहीं तो इसका खामियाजा तुम्हारी पत्नी को भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर ने बताया कि मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों करवा रही हो? अगर मैं ये सब पुलिस को बताऊंगा तो वो मुझ पर हंसेंगे। मुझे कोई सबूत दो। टेरेसिटा की आत्मा ने दिया सबूत। फिर उसने मुझे बताया, एलेन सोरी ने मेरी हत्या करने के बाद अलमारी से मेरे कुछ जेवरात चुराए थे। वह जेवरात उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिए हैं और वह उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर ही है और वहीं मिलेंगे। अब वो जेवरात मेरे हैं या नहीं, इसका भी सबूत देती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नंबर दे रही हूँ अपने दोस्तों और माता पिता के, जो कि उन जेवरात को पहचान लेंगे। पुलिस ने सुलझाई कत्ल की पहेलियाँ। डॉक्टर ने डिटेक्टिव को बताया। इसी के बाद मैंने पुलिस को कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे आपसे मिलने को कहा। अब डिटेक्टिव और पुलिस ने मिलकर इसकी जांच शुरू की।
एस नाम की पहेली तो सुलझ गई थी। अब दूसरी पहेली सुलझाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू की। क्या सच में उस दिन कोई टेरेसिटा के घर टीवी ठीक करवाने आया था? तो पता चला कि सच में ही टेरेसिटा का टीवी खराब था। इस तरह दो पहेलियां सुलझ गईं और पुलिस ने कातिल की तलाश शुरू की और वह जल्द ही मिल गया। पता चला कि एलेन उसी हॉस्पिटल में काम करता है जिसमें टेरेसिटा काम करती थी। एलेन की गर्लफ्रेंड ने पुलिस को दिखाया गिफ्ट। पुलिस ने एलेन से पूछताछ शुरू की और उसकी गर्लफ्रेंड का पता पूछा। गर्लफ्रेंड से पूछा गया कि क्या एलेन ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया है। गर्लफ्रेंड ने हाँ कहकर गिफ्ट दिखाया। पुलिस ने जेवरात की पहचान करने के लिए टेरेसिटा के माता पिता और दोस्तों को बुलाया। सभी ने उसके जेवरात पहचान लिए। अब पुलिस को भी यकीन हो गया था कि एलेन ही टेरेसिटा का कातिल है। तुरंत उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की गई। एलेन भी ये जानकर हैरान था कि वह इस तरह कैसे पकड़ा गया। लेकिन जब उसे कोर्ट में एलेन को पेश किया गया तो उसके वकील ने दलील दी कि आत्मा की गवाही कैसे मानी जा सकती है। एलेन ने बस वहाँ चोरी की है लेकिन कत्ल नहीं। अब इसे लेकर पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस को मजबूरन एलेन को छोड़ना पड़ा। डॉक्टर की पत्नी के अंदर फिर से आई टेरेसिटा की आत्मा। अब इस दौरान जब एलेन को छोड़ा गया तो डॉक्टर जोसे की पत्नी रेनी के शरीर पर टेरेसिटा की आत्मा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। उसने बताया कि कैसे एलेन ने उसे मारा था। डॉक्टर ने उसे कहा, मैंने अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद की लेकिन मैं भी अब मजबूर हूँ। इस पर टेरेसिटा की आत्मा और नाराज हो गई और उसने उन सभी लोगों को तंग करना शुरू कर दिया जो भी इस केस से जुड़ा था। बस सभी से वह इंसाफ मांगती। ये सब होने पर पुलिस ने फिर से एलेन को गिरफ्तार किया और मुकदमे की कार्रवाई शुरू की। एक बार फिर एलेन को बरी कर दिया गया। अब केस में सबूत कोई था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रायल शुरू हुआ। पूरे देश की नज़र इस केस पर थी, लेकिन इस बार भी एलेन को कोर्ट से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि आत्मा की गवाही नहीं मानी जाएगी, लेकिन जैसे ही उसे जेल से रिहा किया जाने लगा तो उसके अंदर ऐसा कुछ हुआ कि उसने डिटेक्टिव को अपने पास बुलाया और सबके सामने कबूल कर लिया कि उसी ने टेरेसिटा का कत्ल किया है। यह सब सुनकर पुलिस, डिटेक्टिव समेत वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एलेन ने सुनाई वारदात की पूरी कहानी। एलेन ने बताया कि वह और टेरेसिटा दोस्त थे, दोनों साथ में हॉस्पिटल में काम करते थे। जब भी टेरेसिटा के घर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता था तो वह मुझे बुला लेती, फिर हम काफ़ी पीकर बातें करते। उस दिन भी जब टेरेसिटा का टीवी खराब हुआ तो उसने मुझे बुलाया और जब मैंने टीवी बनाया तभी मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने उसके जेवरात चुराने का सोचा। लेकिन जैसे ही मैंने जेवर चुराए उसने मुझे देख लिया। मैंने सोचा कि अब मेरी बदनामी होगी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। केस रेप का लगे इसलिए मैंने उसके सारे कपड़े भी उतार दिए, फिर कारपोरेट में आग लगा दी ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाएं। कोर्ट ने एलेन को सुनाई 20 साल की कैद की सज़ा। एलेन के गुनाह कबूल करते ही कोर्ट में फिर से ट्रायल शुरू हुआ और कोर्ट ने उसे 20 साल कैद की सज़ा सुनाई। कहा जाता है कि एलेन ने जो गुनाह कबूल किया उसके पीछे टेरेसिटा की आत्मा ही थी। दरअसल जब एलेन जेल में था तो टेरेसिटा की आत्मा उसे तंग करती थी
कहती थी तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसी डर से आरोपी एलेन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और एक भटकती हुई आत्मा को इंसाफ मिली। दो सौ प्रेत आत्माओं वाला घर जिसने परिवार के 5 लोगों की जिंदगी में ला दिया तूफान। क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास करते हैं? कुछ लोगों का जवाब हाँ होगा तो कुछ का जवाब नहीं होगा। आज हम आपको ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि भूत प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व का होना या व्यक्ति विशेष के विश्वास पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों का मानना है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह मात्र एक वहम है। वहीं कई लोग भूत प्रेत पर विश्वास भी करते हैं। आज हम आपको ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई भूत या आत्माएं होती हैं। दरअसल नवंबर 2011 को अमेरिका में लटोया एमंस नाम की महिला अपने 3 बच्चों और माँ रोजा कैंपबेल के साथ इंडियाना राज्य के गैरी में कैरोलिना स्ट्रीट स्थित एक किराए के घर पर रहने के लिए आई। शुरुआत से ही यह घर लटोया को कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक न होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन बाद से ही इस घर में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि लटोया और उसका परिवार परेशान हो गया। लाखों काली बड़ी मक्खियां घर में घुसी। दिसंबर 2011 में लटोया के परिवार का पहली घटना से सामना हुआ, जब उनके घर के साथ लाखों बिग ब्लैक फ्लाइज यानी काली बड़ी मक्खियां घुस आईं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इन मक्खियों का मिलना लगभग असंभव होता है, क्योंकि ये मक्खियां सर्दियों में गर्म जगह पर चली जाती हैं। इस मौसम में इन मक्खियों का होना किसी अजूबे से कम नहीं था। कदमों की आवाज़ें, धुंधले साए का दिखाई देना। इंडिपेंडेंट की एक खबर के मुताबिक लटोया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार अपने घर के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। इन आवाज़ों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाज़ का आना बंद नहीं हुआ। एक बार लटोया की माँ को किसी अनजान शख्स का धुंधला साया नजर आया। जब उन्होंने इस साये का पीछा करने की कोशिश की तो वहाँ उन्हें जूतों के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। एक घटना 10 मार्च 2012 की थी। हवा में लटकी मिली बेटी। इस घटना के बाद लटोया के परिवार का डर विश्वास में बदल गया। उन लोगों को विश्वास हो गया कि घर में किसी शैतान आत्मा का साया है, लेकिन पूरा सच सामने आना अभी बाकी था। उसी रात लटोया को उनकी बेटी के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब माँ के साथ लटोया अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तो वहाँ का नज़ारा देखकर
दंग रह गई। लटोया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई थी। कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लटोया और उनके परिवार ने किसी पादरी की मदद लेने का फैसला किया। चर्च के पादरी ने किया आगाह। फिर पास में ही स्थित चर्च के पादरी को आप बीती सुनाई, लेकिन पादरी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पादरी उस घर के इतिहास से वाकिफ था और उसकी यही डर लटोया की मदद करने से उसे रोक रहा था। हालांकि पादरी ने उन्हें ये जरूर बताया कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वहाँ एक दो नहीं बल्कि 200 प्रेत आत्माओं का साया है। यह सुनकर लटोया के होश उड़ गए। पादरी ने उन्हें सलाह दी कि इस घर को वह लोग जल्द से जल्द खाली कर दें, तभी उनकी परेशानी कम हो सकती है। तीनों बच्चों के शरीर में दुष्ट आत्माओं का प्रवेश, लेकिन लटोया की माली हालत ठीक न होने के कारण वह घर नहीं छोड़ सकती थी। कुछ ही दिन बाद लटोया ने अपने तीनों बच्चों, जिनकी उम्र 7, 9 और 12 थी, कुछ ही दिन बाद लटोया के तीनों बच्चों, जिनकी उम्र 7, 9 और 12 वर्ष थी, उनके शरीर के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश करने लगीं। उनकी आवाज़ भारी हो चुकी थी और चेहरे पर अजीब सी शैतानी स्माइल दिखने लगी थी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी डरावनी हो गई थीं कि वे कई बार होटल जाकर रहते। दुष्ट आत्माओं का साया इन बच्चों पर इस कदर हावी हो चुका था कि कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता था। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इन घटनाओं के बारे में जानकर दंग था। कमरे की छत पर उल्टा चलने लगा बच्चा। इंडी स्टार की खबर के मुताबिक लटोया का 9 साल का बेटा अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। एक बार जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था तो वह अचानक से अस्पताल के कमरे की दीवार पर चढ़ते हुए छत पर उल्टा चलने लगा। इस घटना को अस्पताल के स्टाफ ने भी देखा। उन्होंने पुलिस को दी गवाही में भी इस बात की पुष्टि की कि उनके सामने ऐसा कुछ हुआ था। पुलिस, अस्पताल और चर्च ने की मदद। इस घटना के बाद पुलिस, अस्पताल और चर्च ने लटोया के परिवार की मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी माइकल मैगिनोट ने लटोया के घर जाकर झाड़ फूंक की प्रक्रिया को संपन्न किया। इस क्रिया के संपन्न होने के बाद उस पादरी की तबीयत खराब होने लगी और पादरी ने दावा किया कि उस घर में झाड़ फूंक करने के कारण ही उनके साथ ये सब हुआ। धीरे धीरे करके लटोया के परिवार को 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलवाया गया, लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भरी बातें लटोया को हमेशा परेशान करती थी। फिर सरकार की मदद से लटोया को दूसरे घर में शिफ्ट करवाया गया। इस घर में 200 प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी मशहूर हो चुकी थी कि आसपास रहने वाले लोगों को भी डर लगने लगा था। सरकार ने इसके चलते फैसला लिया कि इस घर को गिरा दिया जाए। फिर 6 महीने बाद पूरे घर को ही ढहा दिया गया। आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल और बार डांसर की लव स्टोरी में कत्ल का किस्सा। लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपनी गर्लफ्रेंड का हथौड़ा मारकर कर दी हत्या। 3 साल पुरानी लव स्टोरी का द एंड। आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून में सेना के एक अफसर की खूनी प्रेम कहानी इन दिनों सुर्खियों में है। सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। कभी बार डांसर की तरह काम करने वाली नेपाली मूल की लड़की से अफसर का 3.5 साल से प्रेम प्रसंग
चल रहा था। दोनों में अवैध संबंध भी थे, जिसका शनिवार रात अंत हो गया। कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंद्र उपाध्याय ने बार में पहले शराब पिलाई और फिर नशे में झूमती लड़की को शहर से बाहर ले जाकर हथौड़े से एक के बाद एक वार करके मौत के घाट उतार दिया। केस का खुलासा होने के बाद अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफसर की मृतक लड़की से मुलाकात सिलीगुड़ी के क्लब में हुई थी। वहां डांसर के रूप में काम करने वाली नेपाली लड़की को अफसर ने दिल दे दिया। रामेंद्र ने सिलीगुड़ी से दून तबादला होने से पहले ही अपनी प्रेमिका को देहरादून के फ्लैट में शिफ्ट करवा दिया। हालांकि अब एक तरफ उसकी पत्नी को उसके अवैध संबंध का पता चल गया था, तो दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड भी पत्नी की तरह हक मांगने लगी थी। इस बीच अफसर ने उसकी हत्या कर दी। दरअसल देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के सौड़ा सरौली में रविवार को सड़क किनारे कच्ची नाली में युवती का लहूलुहान शव मिला था। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपी रामेंद्र उपाध्याय तक पहुंच गई। दून पुलिस की पूछताछ में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंद्र उपाध्याय ने कई राज खोले। 2 सितंबर को युवती से हुआ था पत्नी का झगड़ा। लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंद्र ने क्लेमन टाउन में पोस्टिंग होने पर 4 अगस्त को ज्वाइन किया था। दून के पंडितवाड़ी में आरोपी का मकान है। पोस्टिंग के करीब 1.5 माह पहले श्रेया को आरोपी ले आया था। पहले उसने होटल में कमरा दिलाया, पर होटल ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। इसके बाद क्लेमन टाउन में एक फ्लैट किराए पर दिला दिया, जहां वह अक्सर आया जाया करता था। पत्नी को करीब 2 महीने पहले पति के अवैध संबंध की भनक लग चुकी थी। पुलिस के मुताबिक पत्नी को आरोपी भरोसा देता था कि युवती को वह वापस भेज देगा। इसी बीच 2 सितंबर को आरोपी की पत्नी श्रेया के फ्लैट पर गई। श्रेया और आरोपी की पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद श्रेया आरोपी से लगातार खर्च के पैसे मांगने लगी। आरोप है कि वह रामेंद्र को फोन पर गाली देने के साथ शराब की डिमांड करती थी। पत्नी और श्रेया के बीच झगड़े के अगले दिन आरोपी उसे एक आउटलेट में ले गया, जहां उसे वहीं फ्राक दिलाई जो हत्या के वक्त युवती ने पहनी थी। युवती के चेहरे पर डाल दिया बाथरूम क्लीनर। आरोपी ने हत्या से पहले ही गाड़ी में सीट के पीछे एक बड़ा सा हथौड़ा रख लिया था। साथ ही बाथरूम क्लीनर की शीशी भी रखी थी। हथौड़े से हत्या के बाद जब उसने सड़क किनारे नाली में श्रेया का शव डाला तो चेहरे पर बाथरूम क्लीनर भी उड़ेल लिया था। हालांकि बारिश के चलते वह तभी धुल गया। इसके चलते उसका चेहरा खराब नहीं हुआ। कार में झगड़ा हुआ, दोनों में मारपीट भी हुई। पुलिस के अनुसार दूसरा एंगल राजपुर रोड के एक क्लब का है। हत्या से पूर्व आरोपी रात को युवती को यहाँ लाया था। दोनों ने 9:30 बजे तक शराब पी। इसके बाद दोनों कार
से पहले ISBT घंटाघर, बल्लूपुर, डोईवाला, फिर वहां से वापस महाराणा प्रताप चौक पहुँचे। यहाँ से थानों की तरफ निकल गए। रात करीब 1:30 बजे घटनास्थल के पास कार में श्रेया की हत्या की। इसके पूर्व श्रेया कार में शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रही थी, इसी लेकर दोनों के बीच झगड़े के साथ जमकर मारपीट भी हुई। पुलिस को हत्या का तीसरा साक्ष्य श्रेया की फ्राक से मिला, जो एक ब्रांडेड शोरूम से आरोपी ने 3 सितंबर को उसे दिलाया था। बतौर जवान भर्ती हुआ लेफ्टिनेंट कर्नल बना। रामेंदु सेना में बतौर जवान भर्ती हुआ था। ACC के जरिए 2010 में लेफ्टिनेंट बना। 2019 में उसने शादी की। हाल ही में उसकी एक बेटी और पत्नी देहरादून के पंडितवाड़ी में PG चलाती हैं। लगातार हथौड़े से वार करते हैं और जब वो मर जाती है तो उसको कहीं वहीं जंगलों में ही फेंक देते हैं, जिसके बाद पुलिस ने तमाम जो CCTV हैं वो खंगाले और करीब 24 घंटे से पहले ही पुलिस ने इसमें जो अपराधी था रामेंद्र उपाध्याय उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर सुनिए देहरादून जो SSP है दिलीप कुमार सिंह, उन्होंने क्या कहा। ये जो रायपुर वाला जो मामला है, रायपुर में ये जो मर्डर हुआ है, ये श्रेया डॉटर का कुछ है क्या? क्या है? डॉटर ऑफ शिव बहादुर है। शिव बहादुर एड्रेस क्या है? जिला तंजौर। यहाँ पर है। तो जो इसमें अभियुक्त हैं राकेंदु उपाध्याय, ये लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी है आर्मी में, और ये मूलतः जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और ये अभी यहाँ कलमेन टाउन में इनकी पोस्ट कलमेन टाउन में है इनकी यूनिट। ये जब 2020-21 में इनकी पोस्टिंग सिलीगुड़ी में रही, तो ये जो महिला है श्रेया शिव बहादुर, ये बेसिकली एक बार डांसर थी और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है, फिर आपस में अंतरंग संबंध भी बनाते हैं। तो वहाँ से इसकी शादी भी हो गई थी। जो राकेंद्र उपाध्याय जी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, वो जब पिछले इसी जुलाई में यहाँ उसकी पोस्टिंग हुई है, तो अपने 20 बच्चों के लेकर ये आए, क्योंकि महिला के साथ इसका आप अंतरंग संबंध था। तो उस महिला ने फिर शादी का दबाव बनाया। ये भी कुछ समय पहले यहाँ आई कि पहले होटल में रुकाया, फिर होटल में रुकने के बाद फिर इसने क्लेमेंट टाउन में मकान लिया। और क्योंकि इनके जो एक अभियुक्त है, इनका ऑलरेडी एक शादी है, इनकी मिसेज भी है, एक 1.5 साल का लबोला बच्चा भी है। पंडितवाड़ी में ये रहते हैं, अपने इनका परिवार इसने वहाँ मकान ले रखा है, बेसिकली यहाँ सेटल्ड हो गए। परसों 9:10 की रात को जब ये पहले जाते हैं बाहर में, वहाँ जाकर के कुछ आपस में खाना पीना होता है। खाने पीने के बाद जो है फिर निकलते हैं घूमने। लड़की कहते हैं कि भाई मेहरान का मेरे को हाईवे में घुमाने ले जाओ। हाईवे में घुमाने के लिए फिर घुमाते घुमाते वो वहाँ ले गया। इसने क्योंकि ये बहुत परेशान था उससे, पिंड छुड़ाने के चक्कर में था, इसने ऑलरेडी गाड़ी में एक हथौड़ा, एक ड्रिल मशीन और वो जो टॉयलेट क्लीनिंग के लिए होता है ना, वो एसिड वाला होता है, वो उसने रखा।
तो उसने वो ऑलरेडी रख करके फिर उस लड़कियों को घुमाने ले गया। तो घुमाने लेकर के खाया पिया, खाने के बाद फिर वहाँ से ले गए महाराणा प्रताप चौक, वहाँ से लड़की आई। तो उसने लड़की ने कहा भाई कुछ करने, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसने मजबूर कहा कि यहाँ संबंध बना। अरे उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, सड़क है, उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, यहीं बनाऊँ। तो फिर वो फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए फिर जंगल में तरफ ले गया। वहाँ जाकर के इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, और वो झगड़ा हुआ तो फिर उसमें वो सामान तो रखा था गाड़ी में, और वो उसका विचार ये था कि अंदर जंगल में ले करके वो सड़क जो है आगे जा करके एक समय पर एक लगभग 2 किलोमीटर आगे जा करके वो सड़क बंद हो जाती है। आगे तक ले गया, तो आगे तक लेकर उसके बाद जो है फिर वो वहीं पर काफी हुई, दोनों में मारपीट हुई, और इसने फिर वहीं पर उसका हथौड़े से मार कर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जो है वहाँ से निकल गए, और उसमें हमने सब चीज़ बरामद कर ली। वो सारा चीज़ बरामद हो गया है, थोड़ा बरामद हो गया है। खून-आलूदा कपड़े हैं उसके जो हैं, वो आपके मुस्लिम का उनका खून-आलूदा कपड़ा है। गाड़ी हमने बरामद कर ली है। महिला के जो हैं, ये मोबाइल फ़ोन किसका है? हाँ, इसका मोबाइल फ़ोन है। लड़की के जो सामान भी है, हर चीज़ फ़ोन में बरामद, मतलब जितनी भी रिकवरियाँ होनी थी हमने रिकवर कर लिया है। और ये मामला है इसका, इस तरह का है, मोटा मोटा ये है। बाकी हमने डिटेल्स में लिखी दिया आपको। ठीक है, बन को ले जाओ। इस रेस्टोरेंट में इन लोगों ने खाना खाया है। एक मिनट आप देखा है 2 मिनट वहाँ के सीसीटीवी। भाई कल शाम को जानकारी पुलिस को हुई है, तफ्तीश चल रही है, वो हम कर लेंगे उसको, तो उसमें कोई इंसानी चमड़ी के कपड़े, खोपड़ी की कटोरियाँ, समोसे, ऐसी बर्बरता करता था ये साइको किलर। एड गिन को बचपन से ही उसकी मां ने मानसिक रूप से ऐसा बना दिया था, जिसके कारण बड़े होकर उसने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मृत मां को जिंदा करने के लिए उसने 3 लोगों का मर्डर किया। कब्रिस्तान से कई लाशों को निकालकर उनके साथ बर्बरता की, जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। चलिए जानते हैं अमेरिका के इस साइको किलर की पूरी घटना। दरअसल 27 अगस्त 1906 के दिन अमेरिका के लाक्रोस में अगस्ता और जॉर्ज के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम एडवर्ड गिन रखा गया। प्यार से उसे एड कहकर बुलाया जाता था। यह उनकी दूसरी संतान थी। उनका एक और बेटा भी था, जिसका नाम हेनरी था। पिता जॉर्ज को शराब की काफ़ी बुरी लत थी, जिसके कारण जॉर्ज और अगस्ता के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। कई लोगों ने अगस्ता को कहा कि वह जॉर्ज से तलाक ले ले, लेकिन बच्चों की खातिर अगस्ता ने जॉर्ज से तलाक नहीं लिया। उसने पति जॉर्ज को अपने हाथ पर छोड़ दिया था, बस दोनों बेटों का ही ध्यान रखती। इसी तरह चारों की जिंदगी धीरे धीरे चलती रही। जॉर्ज छोटी मोटी नौकरी करता था। शराब की लत के कारण उसे कई बार नौकरी से निकाल भी दिया गया, लेकिन वह दोबारा कहीं से नई नौकरी ढूंढ लेता। बार बार नौकरी छूट जाने के कारण
परिवार को कई बार आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ती। ला क्रोस काफ़ी महंगी जगह है, इसलिए वहाँ उन लोगों का गुजारा हो पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते अगस्ता ने तय किया कि वह सब कुछ बेचकर बेटों के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, जहाँ सस्ते में उनका गुजारा हो सके। फिर उन्होंने ला क्रोस के पास ही प्लेन फील्ड के अंदर 155 एकड़ में बने एक फार्म हाउस को खरीद लिया। बच्चों को किसी से भी बात नहीं करने देती अगस्ता। बच्चों को किसी से भी बात नहीं करने देती थी अगस्ता, और चारों लोग जल्द ही वहाँ शिफ्ट हो गए। कहा जाता है कि अगस्ता थोड़ी अजीब तरह की महिला थी। वह न जाने क्यों अपने बच्चों को किसी से भी बात नहीं करने देती थी, न उन्हें कोई दोस्त बनाने देती। अगर ये लोग किसी से बात करते दिख जाते तो अगस्ता उन्हें बहुत बुरी तरह से मारती पीटती थी। उसने तो उन्हें ये तक हक कह दिया था कि लड़कियों से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि हर लड़की बेश्या होती है। बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी में बड़ा फर्क। इस वजह से दोनों ही बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी में काफ़ी फर्क पड़ गया। दोनों स्कूल में भी किसी से बात नहीं करते, यहाँ तक कि स्कूल के टीचर और अन्य बच्चे भी दोनों भाइयों की हरकतें देख उनसे बात नहीं करते थे। हेनरी से ज़्यादा अजीब एड था। एड क्लास में भी अकेला बैठा रहता और अपनी ही दुनिया में खोया रहता। टीचर जब उसे पढ़ा रहे होते तो वह अचानक से क्लास में हंसने लगता। फिर घर जाते ही दोनों पर उनकी माँ के अत्याचार शुरू हो जाता है और छोटी छोटी बात पर उन्हें डांटती और मारती रहती। बताया जाता है कि अगस्ता एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। उसमें जो सबसे खतरनाक बातें लिखी होती थी उन्हें दोनों बेटों पर आजमाती थी। इधर इनके पिता का उन्हें कोई पता नहीं था। वह कभी कभी उनके पास आता, पैसे देता और चला जाता, और उसी पैसे से इनका धीरे धीरे गुजर बसर चल रहा था। 1944 में जॉर्ज की मौत हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों लड़कों की पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन जॉब करने के बजाय उनकी मां ने उन्हें घर पर ही बैठा लिया था। वह उन्हें बड़ा होने पर भी कहीं जाने नहीं देती। लेकिन इसी बीच 1944 में अगस्ता के पति की लीवर फेलियर से जान चली गई। अब घर के खर्च के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे थे। तब दोनों भाइयों ने नौकरी करना शुरू कर दिया। हेनरी ने पिता की नौकरी करना शुरू कर दिया। वह घर घर जाकर लोगों के छोटे मोटे काम कर दिया करता। वहीं एड ने भी बेबी सीटर की जॉब शुरू की और घर घर जाकर छोटे बच्चों की देखभाल करता। तभी एड को पता चला कि उसके भाई का अफेयर एक सिंगल मदर के साथ शुरू हो गया है, जो कि तलाकशुदा थी। इसी के चलते हेनरी ने घर आना भी काफ़ी कम कर दिया था और हेनरी की मां की बात मानने से इनकार कर दिया। भाई को भी समझाया। एड को हेनरी की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने कहा कि वह मां को इस बारे में सब बता देगा। लेकिन हेनरी अपने रिलेशन को लेकर काफ़ी सीरियस था, इसलिए उसने मां से भी कह दिया कि अब वह उसकी ज़िंदगी में दखल न दे, क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका है। इसी बात को लेकर घर में अक्सर झगड़ा होता। हेनरी ने एड को भी समझाया कि वह मां की बात मानकर आम इंसान की तरह ज़िंदगी जिए, लेकिन एड नहीं माना और उसने कहा कि वह मां की ही बात मानेगा। हेनरी की मौत, पुलिस ने बरती लापरवाही। फिर दिन आया 16 मई 1944 का। एड और हेनरी फार्म हाउस के बाहर लगी घास को साफ कर रहे थे।
पूरे घास को जलाने के लिए दोनों ने आग लगाई, लेकिन ये आग काफ़ी फैल गई, जिसे बुझाने के लिए दोनों भाई तमाम कोशिश करने लगे। हेनरी एक तरफ भागा और एड दूसरी तरफ। थोड़ी ही देर बाद एड ने देखा कि उसका भाई घास के पास मर पड़ा है और भागकर पुलिस स्टेशन गया। उसने पुलिस को बताया आग बुझाने के चलते उसके भाई की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पाया कि हेनरी कहीं से भी नहीं जला है। उन्होंने एड और उसकी मां से एड से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने मामले को दबाने की कोशिश की और कहा कि हमारे घर का मामला है, कोई बात नहीं, हम इसे देख लेंगे। यहाँ पुलिस ने भी लापरवाही दिखाई और शव का पोस्टमार्टम करवाए बिना ही उन्हें सौंप दिया, मामला तक दर्ज नहीं किया। 1945 को अगस्ता की हो गई मौत। समय बीतता गया, फिर 29 दिसंबर 1945 के दिन अगस्ता की हार्ट फेलियर से मौत हो गई। अब परिवार में सिर्फ एड ही बचा था। एड अकेले ही 155 एकड़ के फार्म हाउस में रहने लगा, लेकिन मां की मौत का सदमा वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था और डिप्रेशन में जाने लगा था। उसने फार्म हाउस के हर उस कमरे को बंद कर दिया जहां उसकी मां ज़्यादा समय बिताती थी। घर की हालत ऐसी हो गई थी कि हर जगह सामान बिखरा पड़ा था। घर से बदबू ही बदबू थी, यहाँ तक कि हर सामान में कीड़े पड़ गए थे। दुकानदार ब्रेनेस अचानक हो गया लापता। कुछ दिन तो एड माँ की याद में रोता रहा। फिर उसने सोचा कि अब जिंदगी तो जीनी ही है। फिर उसने हॉरर कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया और पहले से भी ज़्यादा अजीब हो चुका था। इसी तरह उसने 12 साल निकाल दिए। फिर आया 16 नवंबर 1957 का दिन। प्लेनफील्ड का एक दुकानदार ब्रेनेस वार्डर अचानक अपनी दुकान से गायब हो गया। 2 दिन तक ब्रेनेस का कुछ पता नहीं लगा तो उसने के बेटे ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। तो कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अंतिम बार उन्हें अपना ट्रक ले जाते देखा था। एड के घर पहुंची पुलिस ने दुकान में रखे विजिटर रजिस्टर को देखा तो आखिरी नाम उसमें एड गिन का लिखा था। उसी के पास पुलिस को खून के कुछ धब्बे भी दिखे। पुलिस फौरन एड के फार्म हाउस पहुंची। उन्होंने जैसे ही बेल बजाई, एड ने दरवाज़ा खोला। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे थाने ले आई। उन्होंने पूछा कि तुम ब्रेनेस की दुकान में क्या लेने गए थे। एड ने बताया कि वह सब कुछ सामान खरीदने गया था, फिर वापस आ गया। पुलिस को एड की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उसके घर का सर्च वारंट निकलवाया और उसे तब तक के लिए जेल में डाल दिया। फार्म हाउस में मिली अजीबोगरीब चीज़ें। जैसे ही पुलिस ने तलाशी के लिए एड के घर को खोला तो उनके होश उड़ गए। अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। सामान यहाँ वहाँ पड़ा था। तभी उनकी नज़र सामने पड़ी तो देखा कि ब्रेनेस के शव को एड ने उल्टा लटकाया हुआ है। चेहरे को छोड़ उसके शरीर से पूरा मांस गायब था। पुलिस के भी उस लाश को देखकर हाथ पांव फूल गए और वे लोग बाहर निकल आए। फिर उन्हें लगा कि इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी। हिम्मत करके फिर से घर के अंदर गए तो उन्हें वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। शवों का किया था ऐसा हाल। पुलिस को वहाँ कुछ कटोरियाँ दिखीं जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन कटोरियों को उठाया तो पाया कि वे इंसानी खोपड़ियाँ हैं जिन्हें कटोरियों की शक्ल दे दी गई है। पुलिस को लगा कि ये इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उन्होंने घर की और तलाशी लेनी शुरू की तो पाया कि उस घर के हर कोने में इंसानी हड्डियां पड़ी हुई हैं। फिर उनकी नज़र वहाँ पड़े कूड़ादान के पास पड़ी। वहाँ उन्होंने इंसानी चमड़े से बने दस्ताने मिले। पुलिस जैसे जैसे उसके घर की तलाशी ले रही थी वैसे वैसे
उन्हें ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें मिल रही थी। आगे पुलिस ने देखा कि उसके बेड के पास एक पुड़िया पड़ी है जिसके अंदर इंसानी होठ काट कर रखे थे। पुलिस को वहाँ एक चमड़े की बेल्ट भी मिली जिसे महिलाओं के स्तनों से काट कर बनाया गया था। पुलिस यह सब देखकर इतनी हैरान थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग कहाँ आ गए। जांच जारी रही। उन्होंने देखा कि वही टेबल पर कुछ फेस मास्क रखे थे, वह भी इंसानी चमड़ी से बने थे। इंसानी चमड़ी के कपड़े महिलाओं के गुप्तांग मिले। फिर पुलिस ने देखा कि दरवाजे के पास एक थैली पड़ी है। जब उसे खोला गया तो उसमें इंसानी दिल रखे मिले जिनमें कीड़े लग चुके थे। पुलिस यह सब देखकर दंग रह गई। उन्हें लगा जैसे किसी हैवान के घर आ गए हों। बगल में एक जूते का डिब्बा भी मिला जिसमें महिलाओं के गुप्तांग काट कर रखे थे। कुल 9 गुप्तांग उसमें रखे हुए थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। अंत में उन्हें ऐसा कुछ मिला जिससे वे लोग काफ़ी परेशान हो गए। एड की अलमारी में इंसानी चमड़ी से बनाए कपड़े मिले, वो भी बहुत सारे। माँ को जिंदा करना चाहता था एड। इसके बाद पुलिस ने एड से इस बारे में पूछताछ शुरू की तो उन्हें कुछ ऐसा जवाब सुनने को मिला जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एड ने बताया कि जब उनकी माँ की मौत हुई तो वह पागल हो गया था। इस पागलपन से बाहर आने के लिए उसने सोचा कि क्यों न वो अपनी माँ को दोबारा जिंदा कर ले। इसी चक्कर में 1947 से लेकर 1952 तक वह अपने आसपास के 3 कब्रिस्तानों से रोज जाता। जैसे उसे पता लगता कि यहाँ कोई नई लाश दफनाई गई है तो वह रात को उस लाश को बाहर निकालता और उसे घर ले आता। यहाँ वो लाशों को काटता, उनकी चमड़ी से वैसे ही कपड़े बनाता जैसे उसकी माँ पहनती थी। जिस लाश का कोई अंग उसकी माँ से मिलता जुलता लगता उसे भी काट कर अपने पास रख लेता। एड ने बताया कि वह ऐसा करके एक इंसान तैयार करना चाहता था जो कि उसकी माँ होती। उसने ये भी बताया कि उसके फार्म हाउस में काम करने वाली 2 महिलाओं की भी उसने हत्या की है। 11 साल चला एड का ट्रीटमेंट। इसके बाद 21 नवंबर 1957 के दिन उस पर मर्डर के चार्ज लगाए गए, लेकिन उसकी मानसिक हालत को देखते हुए उसे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में वह सिजोफ्रेनिया से पीड़ित मिला। अमेरिका के एक हॉस्पिटल में पूरे 11 साल उसका इलाज चला। फिर समय आया 1968 का। कोर्ट में उससे पूछा गया कि तुमने ब्रेनेस को क्यों मारा, तो उसने बताया कि उसे इस बारे में अच्छे से कुछ भी याद नहीं है। उसने कहा कि उसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी जो कि उस समय उसके पास ही थी। जैसे उसने जेब में कुछ सामान निकालने के लिए रिवॉल्वर को बाहर निकाला तो वह अचानक से चल गई जिससे ब्रेनेस की मौत हो गई। उसे जेल नहीं जाना था इसलिए वह ब्रेनेस की ही गाड़ी में उसका शव लेकर घर ले आया ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। एड के इस बयान के बाद भी कोर्ट को लगा जैसे वह अभी तक अच्छे से ठीक नहीं हो पाया है। उन्होंने उसे दोबारा इलाज के लिए भेज दिया, जहां 26 जुलाई 1984 के दिन एड की अचानक से अस्पताल में इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई।